हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 से दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पहले जानेंगे। यूँ तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर सन 1880 में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। उनके बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पर गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। वो लेखन में उनकी रुचि हो गई और वो लिखने लगे। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 में हो गया। रचना परिचय। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 11 उपन्यास लिखे। अब आगे हम पाठ का सारांश देखेंगे। दो बैलों की कथा। दो बैलों की गणना प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है कि किसान और उसके पशु के बीच में कैसे संबंध होते हैं। उसके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। यहाँ पे जो हीरा मोती दो बैल हैं वो भारतीयों के प्रतीक बताए गए हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। जिस प्रकार भारतीयों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अंत में वे देश को आज़ाद करा पाए, इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी है। जानवरों में गधे का सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। जानवरों में जो गधा है उसको सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। जो गधा होता है वो बहुत सहनशील होता है। उस पर कितने भी अत्याचार करो वो पलट के कभी भी वार नहीं करता है। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर होता है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। जो भारतीय उनको सीधेपन के कारण अमेरिका और अफ्रीका में बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गधे से कम सीधा कुछ उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है, क्योंकि यह कभी कभी पलटकर वार भी करता है। झूरी काची के दो बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डौल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव से कभी कभी सिंग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के नाम का जोर अपने कंधे पर, काम का जो जोर है कि उसका जो दूसरे दोस्त है, जो उसका साथी है, उसके ऊपर अधिक भार ना हो, तो अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। यह उन्हें अच्छा न लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। गया के घर की जो नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे को तोड़ लिए और प्रातः काल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर दोनों बैलों को देखा। दोनों के गले में गराओं, कीचड़ से सने पैर तथा आंखें विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया।
गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई, क्योंकि वे उसके भाई के यहाँ भेजे गए थे। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। जो गया की पत्नी थी उसने बैलों को ये सब देने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा ना कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी ना देखा था, क्योंकि गया ने बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम ना बढ़ाए। जो गया था वो अपने बैलों को सब कुछ दिया था, लेकिन उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया था। और दूसरे दिन उनको जोतने के लिए खेत पर ले गया, लेकिन वे एक भी कदम ना बढ़ाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो पकड़ में ही न आते। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थीं। हाथ में वे लाठियां लेकर दौड़े। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। वो छोटी बच्ची रोज रात को आती और 2 रोटियां दोनों को देकर चली जाती। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सिंह से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों को रस्सी तुड़ाकर भागने के लिए कहती है। एक दिन लड़की दोनों को कहती है कि रस्सी तुड़ाकर भाग जाओ। उनकी रस्सियां उसने खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि वे भाग जाएंगे तो उस पर अत्याचार होगा, उसको मारा जाएगा। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों भगाने का मौका मिल गया। दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे और वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। हड़बड़ी में वो भागे तो वे रास्ता भटक गए और रास्ते में उन्हें नया नया गांव और खेत मिला। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है। उनको लगा कि उससे भिड़ेंगे तो अब जान नहीं बचेगी। यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक ओर से एक के झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा और तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। हीरा मोती सांड को छोड़ देते हैं। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़ा ही मटर खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेर पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था। क्योंकि वह गीले खेत में खड़ा था तो उसमें उसका पैर फंस गया। अब वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस जहां आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने सोचा।
यहाँ कई भैंसें, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने न था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर न आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार वहां हाजिरी लेने के लिए आ गया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां, बाद में भैंसें कांजी हौद से भाग गई, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल न होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। जब वो रस्सियां तोड़ने लगा, लेकिन सफल नहीं हुआ। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। खाने के लिए उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार न था। अचानक एक डढ़ियल, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, आया और उनके कूल्हों में उंगली गोदकर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतरसान में कांप उठे, अंदर से एकदम कांप उठे, डर गए। और नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया, क्योंकि वह एक कसाई था। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी अगर वह चाल कम होते, धीरे चलते, तो वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो जानवर हैं वो खेत में चर रहे हैं, लेकिन वो बंदी थे। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। अचानक उन्हें लगा कि ये रास्ता जाना पहचाना सा है। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से चूरी उनको गले लगा लिया। अब तक डढ़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। डढ़ियल भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया और उनकी रस्सियां पकड़ ली। यह देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर डढ़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वह उन्हें खरीद कर लेकर आया था। उसी समय मोती ने सींग चलाया। डढ़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती डढ़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर डढ़ियल चला गया। थोड़ी देर में झूरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर, दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार इस पाठ में हम यह देखते हैं कि दोनों ने स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष किया और अंत में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की और वे अपने घर वापस आ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। इसमें पहले हमको ये देखने को मिला कि कैसे स्वामी भक्ति देखने को मिला और दोनों मित्रों के बीच घनिष्ठता, संबंध और एकता में ही बल होता है। किस प्रकार उन्होंने एकता के साथ साण का सामना किया। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।